दोस्तों स्वागत है आपका लक्ष्य इंस्टीट्यूट में। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है पूर्व वैदिक काल। प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं चारों वेदों के बारे में और कैसे इस सभ्यता की शुरुआत हुई, आर्यों ने कैसे इसकी शुरुआत करी, वो सब हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं जो पूर्व वैदिक काल की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था रही है, आर्थिक व्यवस्था रही है, धार्मिक व्यवस्था रही है, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके बनते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजनीतिक या धार्मिक व्यवस्था के बारे में। तो दोस्तों जो पूर्व वैदिक काल रहा है वो पित्त सत्तात्मक था, यानी कि जो पावर है वो सेंटर, जो पावर का सेंटर है वो किसके हाथों में था? पुरुषों के हाथ में था। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो मात्र सत्तात्मक थी, यानी कि समाज में जो महिलाओं के पास सारी पावर रहती थी, लेकिन इस समाज में पुरुषों के हाथ में रहती थी और यह एक ग्रामीण व्यवस्था थी। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक नगरीय व्यवस्था थी। अब यहाँ पे लोग कबीलाई थे, यानी कि लोग कबीले में रहा करते थे, झुंड बना के ग्रुप में रहा करते थे। वर्ण व्यवस्था जो उस समय थी वो विद्यमान हो चुकी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में वर्ण व्यवस्था नहीं थी, लेकिन यहाँ वर्ण व्यवस्था आ चुकी है। जो आपने पढ़े हैं 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वर्ण व्यवस्था जो इस समय की थी वो कर्म आधारित थी, जाति आधारित नहीं थी। कर्म आधारित थी, जाति आधारित नहीं थी। और हम बात करें राजनीतिक जो इकाइयाँ हैं, उसमें सबसे छोटी जो इकाई है वो होती थी परिवार। तो परिवार का जो मुखिया है वो कहलाता था कुलप, ग्राम का जो मुखिया है वो कहलाता था ग्रामीण, विश्व का विश्वपति और जन का राजा। कई सारे परिवारों को मिलाकर एक ग्राम बनता था, कई सारे ग्रामों को मिलाकर, गांव को मिलाकर एक विश्व बनता था और कई सारे विश्वों को मिलाकर एक जन बनता था। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ऐसे आता है कि सबसे छोटी जो इकाई है वैदिक काल में वो कौन सी है? तो वो है आपकी परिवार और उसका मुखिया कहलाता है कुलप। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि सबसे जो बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई वो है जन, और जन का जो मुखिया है वो कहलाता है राजा। अब हम बात करें महिलाओं की स्थिति के बारे में, तो जो पूर्व वैदिक काल रहा है उसमें महिलाओं की स्थिति काफ़ी स्ट्रांग थी। इसके हमें साक्ष्य मिलते हैं, जैसे कि उस समय बहुपत्नी विवाह नहीं था, यानी कि एक इंसान की जो शादी होती थी वो एक ही औरत से होती थी, एक मर्द की, एक जो मेल है उसकी शादी एक ही फीमेल से होती थी, कई सारी फीमेल नहीं होती थी। बाल विवाह उस समय में नहीं था, बाल विवाह नहीं होता था। सती प्रथा का जिक्र भी हमें नहीं मिलता है, यानी कि तीनों चीज़ें उस समय अनुपस्थित थी। विधवा पुनर्विवाह होता था, यानी कि इसका उल्लेख हमें वेदों में मिलता है कि विधवा पुनर्विवाह होता था। इन सबसे हम आइडिया लगा सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति काफ़ी स्ट्रांग थी। और उस ऋग्वेद में हमें कई सारी विदुषु महिलाओं के बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि लोकमुद्रा, अपाला, घोषा। तो इन महिलाओं की हमें जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। अमाजू की बात करें तो अमाजू ऐसी स्त्री को कहा जाता था जो जिंदगी भर शादी नहीं करती थी, यानी कि हमेशा अविवाहित रहती थी, अविवाहित। तो ऐसी स्त्री को कहा जाता था अमाजू। इसके अलावा ऋग्वेद में सोमरस का जिक्र भी आता है। सोमरस नवे मंडल में आता है, नवे मंडल में। दोस्तों पूर्व वैदिक काल में जो आर्य होते थे, जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता था, यज्ञ होता था, तो उस समय सोमरस का प्रयोग किया जाता था। एक तरह का ये मादक पदार्थ कह सकते हैं इसको, लेकिन इसका यूज सिर्फ धार्मिक अनुष्ठानों में होता था। अगर हम बात करें दशराज युद्ध के बारे में, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ऋग्वेद में दशराज युद्ध के बारे में हमें वर्णन मिलता है। तो दशराज का युद्ध है वो भरत जन के राजा, भरत जन के राजा सुदास, राजा का नाम था सुदास। और किस वंश के थे वो भरत जन के थे। जन आप पढ़ चुके हैं, सबसे बड़ी इकाई होती है। तो भरत जन के राजा सुदास थे, इनके अगेंस्ट 10 राजा लड़ रहे थे, 10 राजा एक संग और एक ये अलग। तो जब युद्ध होता है तो उसमें जीतते कौन है? राजा सुदास जीत जाते हैं। और ये जो युद्ध होता है वो पौरुषणी नदी पर होता है। पौरुषणी, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पौरुषणी नदी के तट पे होता है, नदी के तट पर। इसे वर्तमान में हम रावी नदी कहते हैं। दोस्तों सारे पॉइंट नोट कर लीजिए, ये भी आपके एग्जाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, अमाजू इंपॉर्टेंट है,
और विदेशी महिलाओं का जिक्र आता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सोमरस, तो इन सबको लिख लीजिए आप। इसके बाद हम पढ़ेंगे वहाँ की आर्थिक स्थिति के बारे में और धार्मिक स्थिति के बारे में। तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं पूर्व वैदिक काल की आर्थिक स्थिति के बारे में। दोस्तों जो पूर्व वैदिक काल की आर्थिक स्थिति है उसका जो मुख्य आधार है वो गाय थी। आर्यों की जो अधिकांश लड़ाइयाँ हुई है वो गायों को लेकर ही हुई है। तो देखिए धनी व्यक्ति किसे कहा जा रहा है, गौमत को, यानी कि जिसके पास सबसे ज्यादा गाय है उसे क्या कहते हैं, धनी व्यक्ति कहा जा रहा है उस समय, गौमत। राजा को कहा जा रहा है गौपति। उस समय की माप थी वो थी गौधुली। वैसे गौधुली होता है वो सायकाल का समय होता है, सायकाल का समय गौधुली का मतलब होता है। क्योंकि जिस समय जो गाय होती है जंगल से चर के वापस आती हैं तो उनके पाँव से धूल उड़ती है, तो इसलिए उसे कहा जाता है गौधुली। दूरी की माप थी वो गवयुतु थी। युद्ध के लिए जो शब्द प्रयोग होते थे वो थे गविष्ठ, गेसु और गव्य। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो आपका एक गौधुली है, एक गौपति है और एक ये है, बाकी दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए संपत्ति की जो गणना हो रही है वो मवेशियों की संख्या के आधार पर, यानी कि आपका कितनी गाय है, कितनी भेड़ें हैं, कितनी बकरियां हैं। और गाय का प्रयोग मुद्रा के रूप में भी होता है, यानी कि आपको अगर आप अपनी गाय किसी को देंगे तो उसके बदले आप कोई और चीज़ से ले सकते हैं। धार्मिक स्थिति की अगर बात करें उस समय तो गायों को अघन्या कहा जाता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। अघन्या का मतलब होता है ना मारने योग्य जानवर। इसलिए आपने देखा होगा हिंदू समाज में आज भी गाय को बहुत पवित्र माना जाता है। उस समय के सबसे प्रमुख देवता है वो है इंद्र, सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र है। इंद्र शब्द का जो इनको पुरंदर कहा जाता था, पुरंदर, वेदों में क्या कहा गया, पुरंदर कहा गया है। और 250 बार ऋग्वेद में इनका जिक्र आता है। उस समय का जो समाज था वो बहुदेववादी था, यानी कि कई सारे देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो इनको नोट कर लीजिए आप, इसको मिटाने जा रहा हूँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो ऋग्वैदिक काल में प्रमुख नदियां रही हैं उनके प्राचीन नाम क्या थे और आधुनिक नाम क्या थे। प्राचीन नाम नदियों के, नदियां, और आधुनिक नाम। यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। झेलम का है, वेदस्ता, प्राचीन नाम, माफ कीजिएगा, इधर आएगा वेदस्ता, इधर आएगा झेलम, सदा नीरा है गंडक का, विपासा है व्यास का, और पौरुषणी है रावी का, सतुद्री, सतलज, सतुद्री, तुंद्री, सतलज का। इनको नोट कर लीजिए। चिनाब का है अस्कनी, एक और बच गई, गोमती का है गोमल। दोस्तों ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से, इन सभी को आपको याद करना है। एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। तो दोस्तों पूर्व वैदिक काल में जितना भी इंपॉर्टेंट हो सकता था मैंने आपको बता दिया है। मेरे हिसाब से इससे बाहर आपके क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उत्तर वैदिक काल को लेके। तब तक के लिए जय हिंद।